नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम जो होने वाला है उसमें जो सामाजिक अध्ययन का जो हमारी श्रृंखला जो चल रही है वीडियो श्रृंखला, उसके तहत आज मैं भारत के साथ साथ विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो हमने कहा था कि आपको एक वीडियो श्रृंखला जारी की जाएगी, इसके तहत हम आज आपके समक्ष भारत एवं विश्व भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा 1 मई को सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच हमारी जो रायपुर की शाखा और जो बिलासपुर की जो शाखा है, रायपुर जो ब्रांच है, हमारा जो सिटी प्लाजा जो ब्रांच है, ये अनुपम गार्डन के सामने अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने जो है, यहाँ जो बैच प्रारंभ की गई है वो सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य संचालित की जाएगी। और जो हमारी नई ब्रांच है बिलासपुर ब्रांच में सुबह 7 बजे से 10 बजे के मध्य यह संचालित की जाएगी। दोनों बैच की जो तिथि है 1 मई को प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच मुख्य रूप से सीजीपीएससी प्री एग्जाम को लेकर प्रारंभ की जा रही है। जो आपका सीजीपीएससी 2024 का जो एग्जाम होगा मुख्य रूप से फरवरी 2025 में, इसके लिए ये मुख्य रूप से बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है आपका मई का, जो प्रारंभ होगा 1 मई से, तो मई से लेकर दिसंबर तक का जो आपका ड्यूरेशन होगा, वहां पे आपका सीजीपीएससी प्री ओरिएंटेड क्या होगा, यहाँ पे क्लासेस संचालित की जाएगी। यह जो क्लास होगा ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। साथ साथ जो भी क्लासेस में चल रही है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो क्लास में जो नोट्स जो भी शिक्षक अवेलेबल करवाते हैं वो भी आपको उपलब्ध होगा। इस बैच की खासियत ये भी है कि हमारे यहाँ जो सीजीपीएससी का जो बैच प्रारंभ की जा रही है सीजीपीएससी का, यह बैच बिलासपुर और रायपुर दोनों में एक साथ खुद है। तो रायपुर के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी, और बिलासपुर में जो विद्यार्थी है उनके लिए भी कहीं कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर करवाइएगा। प्रारंभिक में जो पंजीयन जो करवाएंगे, जो टॉप के जो स्टूडेंट होंगे 50 स्टूडेंट, उसके लिए विशेष छूट रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिए जितना से जल्दी आप क्या करें, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। साथ साथ हमारे उड़ान आईएएस के एकेडमी के द्वारा ही 6 मई को बिलासपुर के साथ साथ रायपुर में दोनों जगह शिक्षक भर्ती की नई बैच प्रारंभ की जा रही है। शिक्षक भर्ती, यह जो शिक्षक भर्ती का जो बैच होगा वो मुख्य रूप से 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के मध्य संचालित की जाएगी। ये दोपहर की बैच, ध्यान रखेंगे। ये 6 मई को प्रारंभ होगा। और इसकी मैंने जो बात किया 1 मई को, याद रखेंगे 1 मई को आप बैच प्रारंभ करेंगे। डेमो क्लास भी देख सकते हैं आप मुख्य रूप से 3 दिन तक। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अन्य जानकारी हेतु। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा जो मुख्य रूप से आज का जो प्रश्न होंगे वो भूगोल से संबंधित होंगे। जैसे हम बात करें अगर सीजी टेट का, तो सीजी टेट का अगर आप एग्जाम देंगे तो सीजी टेट में जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है, सामाजिक अध्ययन, इसमें से मैं पहले ही बता चुका हूँ 60 अंक के आने वाले हैं। जो नॉन साइंस वाले हैं सामाजिक अध्ययन वाला, इस 60 अंक का विभाजन भी अलग अलग मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो भारत का जो भूगोल और जो विश्व का जो भूगोल है, या मैं बोलूं भूगोल से कितने अंक आने वाले हैं, तो टोटल आने वाले हैं 8 अंक के। तो ये 8 अंक भी महत्वपूर्ण होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था इतिहास का, तो मैंने बता दिया था इतिहास से 20 प्रश्न आने को है करके, और इस 60 में से भूगोल से आने को कितने हैं, 8 अंक। सीजी टेट के अलावा अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती का, तो आप शिक्षक भर्ती भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सेम सिलेबस है, उसमें भी 2 से 3 अंक आने को है। दूसरा हम बात करें हॉस्टल वार्डन का, तो हॉस्टल वार्डन भी ये सिलेबस सेम है, उसमें भी 2 अंक आने को है। ये तो कहीं ना कहीं ये जो भारत का भूगोल है वहां से कुछ कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट आने को है वहां पे। तो आज हम उसी का वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न उठेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है देखते हैं यहाँ पे, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैकल पर्वत की बात करें अगर, तो सबसे पहले याद करना है जो मैकल पर्वत है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से ये जो आकृति हम बना रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति, ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार।
इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में दिल्ली और पूर्वी हिस्से में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिणतम हिस्से में तमिलनाडु का कन्याकुमारी, यहां तक विस्तार है मुख्यतः अगर देखा जाए तब। फिर इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अरावली पर्वत, ये वाला हिस्सा अरावली। यहाँ पे हम पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत और इसके दक्षिण में पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत, इसका नाम है अरावली पर्वत। तो आप पढ़ते हैं अरावली किसका भूभाग है, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का है। इसका नाम है विंध्याचल पर्वत और नीचे वाला हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। इसी प्रकार ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये है दक्कन का पठार और नीचे वाला दक्षिणी दक्कन, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पूर्वी पठार या छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार। ऐसे क्या है अलग अलग भागों में ये विभक्त किया गया है प्रायद्वीपीय पठार को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैकल पर्वत किसका भूभाग है, तो हम ये जो सतपुड़ा पर्वत जो आपको बता रहे हैं, तो ये जो जैसे कि सतपुड़ा पर्वत ये विस्तार है, समझेंगे ध्यान से, इतना बड़ा सतपुड़ा पर्वत है। ये हिस्सा कहाँ से है, मुख्य रूप से गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर तक है ये वाला हिस्सा। तो इसको 4 भाग में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें ये जो हिस्सा है सतपुड़ा, सबसे जो पहला जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाती है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। सेकेंड जो पर्वत है ये कहलाती है सतपुड़ा पर्वत, नाम से है सतपुड़ा पर्वत। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। और सबसे जो पूर्वी हिस्सा है यही कहलाती है मैकल या तो मैकाल पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत मुख्य रूप से कहां से है, गुजरात से लेकर एमपी और सीजी बॉर्डर। आप छत्तीसगढ़ में देखते होंगे राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली वाला हिस्सा जो ये लगा है सीमा, जो यही मैकाल पर्वत है। तो ये जो मैकाल पर्वत हिस्सा है किसका भूभाग हुआ, सतपुड़ा पर्वत का, याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत का। और इस सतपुड़ा पर्वत में पूर्वी हिस्सा पूछेगा तब कौन सा है, मैकाल पर्वत। और पूरे सतपुड़ा की ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो महादेव पे, धूपगढ़, धूपगढ़ हाइट कितना है 1350 मीटर। आया समझ में। तो आपको ये पूछा गया है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आंसर होगा आपका बी, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ कुछ फैक्ट बता दिया हम, उसको भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार पे हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं मेघालय का जो पठार है जिसमें गारो खासी जयंतिया है, ये जो मेघालय का जो पठार है ये भी किसका भूभाग था, तो प्रायद्वीपीय पठार का था, ये ध्यान रखेंगे। हिमालय का नहीं है वो ही प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था कहीं ना कहीं, याद रखेंगे हिस्सा, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर बी। अगला देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी लैगून झील नहीं है, पूछा गया, ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही, नहीं है पूछा गया वहां पे। तो पहले तो ये देखते हैं कि लैगून झील होता क्या है। लैगून झील मुख्य रूप से तट पे बनता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा पश्चिमी तट है, यहाँ पे आपको पता होगा अरब सागर है। हम बात कर रहे हैं केरल वाले क्षेत्र का, जैसे कि समझेंगे है ना, जब समुद्री लहर अपने साथ रेत या बालू लेके आती है तो इस तट पे क्या करती है, उसको इकट्ठा करते जाती है। एक लंबे समय के प्रोसेस के बाद ये चलती रहेगी, कंटिन्यू समुद्री लहर क्या करेगी, यहाँ पे रेत या बालू को एकत्रित करेगी। जब यहाँ पे एकत्रित हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठा वाला हिस्सा बन जाता है वहां पे। अब ये वाला जो हिस्सा है आपका ये है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। अब यहाँ से छोटी मोटी नदी नाला या वर्षा का पानी यहाँ पे आएगा, ये पानी क्या क्रॉस कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। तो पानी कहाँ पे रुक गया, इसके पीछे वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोली जाती है, बैक वाटर, इसको बोलते हैं बैक वाटर, या इसी को बोला जाता है पश्च जल। पश्च जल जब बड़े आकृति में हो जाती है तो ये झील बनता है, तो इसको बोलते हैं कौन सी झीले, लैगून झीले। कैसी है ये, लैगून झील, जिसको केरल पे क्या बोली जाती है, तो केरल पे बोली जाती है कयाल। केरल पे क्या बोली जाते हैं, कयाल। जैसे कि आपको तट में अगर बात करूं एक लैगून झील का, तो यहाँ पे आप केरल में पढ़ते हैं वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, जहाँ पे नौकायान होता है ये, तो ये है आपका लैगून झील। तो ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार हमको नहीं है वो निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला तो मैंने बता दिया वेम्बनाड झील है,
तट पे है कहीं ना कहीं, वेम्बनाड झील, तो ये सही है, मतलब लैगून झील है ये। पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ये वाला हिस्सा है पुलिकट। तो जैसे ये बना है सेम समुद्री लहर, बंगाल की खाड़ी है क्योंकि यहाँ पे, ये भी बनेगा, तो ये भी लैगून झीलें हैं। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा पे है, तो ये भी कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें हैं, इसका नाम है चिल्का झील। ये तीनों लैगून झीलें हैं क्योंकि तट पे है, वो समुद्र के तट पे। अब बनना कैसे है, वो समुद्री लहर से बने। लेकिन बात करें लोकटक झील का, तो लोकटक झील मुख्य रूप से कहाँ पे है, मणिपुर पे है। अब मणिपुर क्या समुद्री सीमा साझा करती है क्या, नहीं करती है। लोकटक झील है ये, कहाँ पे है, मणिपुर में। और इसी झील पे आपको पता होगा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र, जिसका नाम है केइबुल लामजाओ, याद करना है ये, केइबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। तो ये जो हिस्सा है लोकटक झील, ये कैसा है, लैगून झील नहीं है, याद रखेंगे। इस प्रकार से वो दिखाई देगा, देखेंगे ये, जैसे कि ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऐसा झील बना है, ठीक है। और इसी पे क्या है, एक नेशनल पार्क बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का एक मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। कहाँ पे है बोलेगा तो मणिपुर राज्य में, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से दिखाई देगा वहां पे वो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा शीत मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट, ठंडा मरुस्थल की बात करें वहां पे। तो भारत की अगर भू आकृति आप देखेंगे तो भारत की भू आकृति में काफी विभिन्नताएं हैं। जैसे कि आपको पता होगा जब हम भारत का भौतिक विभाग पढ़ते हैं, जैसे कि ये मैं समझाने के लिए बना देता हूं, समझेंगे। ये वाला हिस्सा आपका भारत है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भारत के दक्षिणतम जो हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तरी हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। और भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती कौन सी, कर्क रेखा, 23.5। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा कैसा होगा, ठंडा, जैसे कि ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो हिस्सा कैसा है, पूरा बर्फ है। तो इसी कारण ये जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाती है ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट। ये जो हिस्सा है राजस्थान वाला हिस्सा, राजस्थान में टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पे आप थार का मरुस्थल पढ़ते हो, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है कि आपका थार का मरुस्थल, मतलब तप्त मरुस्थल या तो उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, क्या बोलेंगे इसको, उष्ण मरुस्थल बोलेंगे। 2 मरुस्थल हो गया। ये जो कच्छ का रण है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है, अब कच्छ के रण में क्या पाई जाती है, लवण अर्थात नमक, तो ये कहलाता है सफेद मरुस्थल, सफेद मरुस्थल बोलते हैं इसी को। मरु मतलब क्या होता है, मरुभूमि या मरुस्थल, जहाँ पे किसी प्रकार के पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है, खेती काम नहीं होती है। तो ये वाला कोल्ड डिजर्ट, ठंडा मरुस्थल है, पूरा बर्फ जमा है। ये वाला हिस्सा तप्त मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और ये वाला हिस्सा जहाँ पे नमक होता है उसको बोलते हैं सफेद मरुस्थल। एक और मरुस्थल है, यहाँ पे एक आप नदी पढ़ेंगे, दामोदर नदी, नदी का नाम है दामोदर, और दामोदर नदी पे आपको पता होगा सबसे पहली बार कोयला मिला था, कोयला। अब कोयला क्या है, एक जीवाश्म है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक मरुस्थल बनता है दामोदर घाटी पे, उसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल, ये कहलाती है जैविक मरुस्थल। ये 4 मरुस्थल है भारत में, याद रखेंगे। सबसे पहला ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट लद्दाख में, तप्त मरुस्थल या तो उष्ण मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान पे, गुजरात पे कच्छ का रण सफेद मरुस्थल, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड वाले हिस्से में जैविक मरुस्थल। तो 4 मरुस्थल है। तो यहाँ पे पूछा गया ठंडा मरुस्थल, तो ठंडा मरुस्थल कौन सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है क्या, चौथा नंबर डी। कच्छ का प्रदेश अलग है, मरुस्थल थार का मरुस्थल अलग है वहां पे। तो ये याद रखना है आप, इसने 4 मरुस्थल को वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। नर्मदा डेल्टा की बात करें, अभी आपको मैंने पढ़ाया 2 स्लाइड पहले सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, जैसे कि यहाँ पे है विंध्याचल और ये आपका
सतपुड़ा। इन दोनों के मध्य से जो नदी निकलता है इसका नाम है नर्मदा नदी। नदी का नाम है नर्मदा। अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के ढलान के विपरीत बहती है। जैसे कि आपको पता होगा ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढलान कौन सी दिशा पे है? पूर्व की ओर है। दिशा कौन सी है? पूर्व की ओर। तो जितनी भी नदियां निकलती कहाँ जाती है? पूर्व की ओर। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदी कहाँ पे जा रही है? बंगाल की खाड़ी या पूर्व दिशा में। एक ऐसी नदी नर्मदा और ताप्ती जो कहाँ पे आती है? पश्चिम की ओर आती है। पश्चिम की ओर आने की वजह से जो नदी यहाँ पे जो बनाती है उसका नाम है एस्चुरी, या आप उसको हिंदी बोलते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख। और यहाँ वाली नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो दोनों वही डिफरेंट है। पूर्व की नदियां डेल्टा बनाएंगी और पश्चिम की नदियां एस्चुरी या तो ज्वार नद मुख बनाती है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी क्या बनाती है? ज्वार नद मुख। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? याद रखेंगे, आपके जो सीजी टेट का जो एग्जाम है उसमें विश्व का भूगोल है और क्वेश्चंस आए हुए डायरेक्ट वहां पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वहां पे। तो यहाँ पे जल संधि पूछा गया। जल संधि क्या होता है? जब दो महासागर या सागरों को जोड़ने वाला जो बिंदु होता है, सागर या महासागर को अगर जोड़ता है वो क्षेत्र, तो उसको क्या बोलते हैं? जल संधि, जिसको आप जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जल डमरू मध्य, ये भी बोला जाता है। उसी की बात करें जल संधि के। तो यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका की बात करें आप तो मैप में ध्यान देंगे कहाँ पे है। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं मैप में, है ना। तो ये जो हिस्सा है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला हिस्सा आपका यूरोप है, ये हिस्सा एशिया है यहाँ से, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और एक नॉर्थ अमेरिका। हम यूरोप और एशिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम है भूमध्य सागर। इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। और ये जो एस आकार की जो आकृति है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। एस आकार की आकृति अगर पूछा जाएगा तब ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और भारत के नीचे कौन सी है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक। हमको पूछा गया है यूरोप और एशिया के, अफ्रीका के बीच, सॉरी। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे इस पॉइंट को जो जोड़ने वाला जो हिस्सा है, ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा, तो किसको जोड़ रहा है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है यहाँ पे। तो इसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, ये ध्यान रखेंगे। किसी से मध्य है? भूमध्य सागर और अटलांटिक। अब किसको अलग कर रहे हैं? यूरोप और अफ्रीका को। तो क्वेश्चन यही पूछा गया वहां पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप किसको अलग करती हैं, तो यहाँ पे जिब्राल्टर, यूरोप और अफ्रीका को। तो क्वेश्चंस के अनुसार आंसर क्या होगा आपका? ये सी आंसर सही है, ध्यान रखेंगे ये सी। इसके अलावा ऐसे कई जल संधि है, जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहला मलक्का जल संधि कहाँ पे है? अंडमान सागर और चीन सागर के बीच। किसको जोड़ता है? इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैप में भी दिखा दूंगा आप लोगों को कहाँ पे है ये, ठीक है। दूसरा पाक की खाड़ी में आप पढ़ते हो पाक जल संधि, जो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, या आप यहीं पढ़ते हो हिंद महासागर। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है करके। किसके बीच है ये? श्रीलंका और भारत के बीच है, दक्षिणतम भूभाग में है वो। सुंडा जल संधि, ये है जावा सागर और हिंद महासागर। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया को जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। बेरिंग जल संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि याद रखेंगे। बेरिंग जल संधि और चुक्सी सागर। चुक्सी सागर अलास्का और रूस वाले हिस्से पे है, ये दिखा दूंगा मैप में सब चीजें, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि अभी बताया, भूमध्य सागर और अटलांटिक। छोटा सा जो देश है, यूरोप का कौन है? स्पेन। अफ्रीका का कौन सा है? मोरक्को। ये जो हिस्सा है यहाँ पे है आपका मोरक्को, यहाँ पे है स्पेन। इन दोनों को जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो वहां पे आपको कॉन्टिनेंटल या तो महाद्वीप में पूछ दिया, यूरोप और एशिया पे, तो स्थानीय भी याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया पाक जल संधि, तो ये वाला हिस्सा है पाक जल संधि। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, जैसे कि एक आपको मैंने बताया मलक्का जल संधि,
ये वाला हिस्सा मलक्का जल संधि, ये वाला हिस्सा आपको मैंने बताया कौन सा, जावा सागर और इंडोनेशिया वाला हिस्सा यहाँ पे है। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका मुख्य रूप से बेरिंग सागर, ये है बेरिंग सागर। तो ये जो बेरिंग सागर है यहाँ पे कौन सा देश है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये जो हिस्सा है इसका नाम है बेरिंग सागर। अब इसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पर्वत है, ये अलास्का, ये अलास्का पर्वत, ये पूरा का पूरा जो है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, पृथ्वी गोल है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखो जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ, समझेंगे ध्यान से, है ना। अभी आपको यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ये वाला हिस्सा देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है अलास्का, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसी को मैं जब रोटेट कर दूं, घुमा दूं पृथ्वी को गोल, तो यहाँ पे दिखाई देगा वो, ये वाले हिस्से पे देखेंगे ध्यान से, देखो ये अफ्रीका, ठीक है, ये आपका भारत है, मतलब ये एशिया है, और इस एशिया का ये जो क्षेत्र है जापान के ऊपर, ये वाला हिस्सा, इसका नाम है बेरिंग जल या बेरिंग सागर। तो ये जोड़ किसको है, देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा जुड़ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कहाँ किसको जोड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ किसको जोड़ रहा है, वहां पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे पांचों के पांचों आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था उसके अनुसार आंसर क्या हुआ आपका, ये सी आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, अर्थात एशिया महाद्वीप अवरोध कर रहे हैं उस महासागर को। तो आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे महासागर पढ़ाया हूं, देखिए आप 4 महासागर बताया हूं, ये वाला हिस्सा प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और ये हिंद महासागर। तो कौन सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है एशिया को टच कर करके, तो ये जो हिंद महासागर है ये वाला हिस्सा कौन सा है, एशिया, और यही क्या करे अवरोधित। तो ये जो हिस्सा है क्या है आपका पूरा ये हिंद महासागर, जिसकी आकृति कैसी है, एम आकार का है, ध्यान रखेंगे इंग्लिश का एम आकार का ये वाला है, एस आकार का पूछेगा तो ये वाला है, त्रिभुजाकार बोलेगा तो ये वाला है, डी आकार का बोलेगा तो आर्कटिक है। क्वेश्चन बन सकते सीटेट पे, एम आकार का महाद्वीप कौन सा, महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर। त्रिभुजाकार कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी यही है, ध्यान रखेंगे सबसे गहरा यही वाला। सेकंड नंबर में एस आकार की आकृति आप देख सकते हैं, एम आकार की आकृति, और ये वाला हिस्सा डी आकार की आकृति का है। तो चारों महासागर के थोड़ा इंपॉर्टेंट याद करना है आपको। तो यहाँ पे अगर प्रश्न अगर देखे कौन सा अवरुद्ध कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से है ये हिंद महासागर, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, बोल रहे तापमान बढ़ रहा है और मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। तो जब आप वायुमंडल पढ़ते हो, तो वायुमंडल का जब अध्ययन करते हो तो ये 5 भाग में बटा हुआ है। जैसे हम बात करें, सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला हिस्सा। इसके बाद का जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है समताप मंडल, फिर कहलाता है मध्य मंडल, इसके बाद कहलाते हैं ताप मंडल या इसी को बोलते हैं आयन मंडल, और इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ये 5 मंडल है पृथ्वी की सतह से इधर 1000 किलोमीटर की मोटी परत। तो आप पढ़ते हो ना समताप मंडल पे कि हवाई जहाज यहीं पे चलता है करके, हवाई जहाज, क्योंकि वहां पे क्या है टेम्परेचर एक समान होता है। जितने मौसमी घटनाएं होती कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल पे। मौसमी घटना, बादल, आंधी, तूफान, बरसात सब क्षोभ मंडल पे होता है। इसी मंडल पे क्या है आपका ओजोन लेयर है सबसे ज्यादा समताप मंडल में, ओजोन लेयर समताप मंडल में सबसे ज्यादा। ये अब पूछा क्या है, मध्य मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, बोल रहे तो मध्य मंडल ऊपर कौन सा है, ताप मंडल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के अनुसार ये सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ये आपका सही होगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ मैप है, ध्यान से समझेंगे वाला हिस्सा। यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, क्षोभ मंडल पे देखो बादल दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, बिजली कड़कना सब यहीं पे होगा। समताप मंडल में आपको देख रहे हैं एरोप्लेन, समान ताप होगा। इसके जो ऊपर आते हैं, जो क्षुद्र ग्रह आती है, वो आते आते क्या हो जाती है, जल के राख हो जाती है, ठीक है।
इसके ऊपर तापमंडल में क्या है आपका सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते कहीं ना कहीं वहां पे, क्योंकि रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है वहां पे। और उसके ऊपर क्या है वायुमंडल है, उसके बाहर गए मतलब कहाँ चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। ये आपका क्या है मुख्य रूप से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रश्न। गैस भी ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन में टेट में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन से पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन लगभग 78, सेकेंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन, थर्ड नंबर में पूछा गया था आर्गन, आर्गन याद करना है, थर्ड नंबर पे है ना, फोर्थ नंबर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य गैसें आ जाती है। रिक्टर स्केल का प्रयोग, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो आपको पता होगा रिक्टर स्केल खास तौर पे भूकंप के लिए किया जाता है ना। जैसे कि आप पढ़ते हो जब भूकंप उत्पन्न होती है, भूकंप की बात करें तो भूका का अर्थ क्या है, भूमि में कंपन, भूमि में कंपन आना ही क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। अब जब भूकंप आती है तो एक ही दिशा में तो जाएगा नहीं, चारों दिशा में जब फैलती है ये, जैसे कि आपको पता होगा पृथ्वी में 3 सतह है, कोर, मेंटिल और ये क्रस्ट। जैसे कि यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये चारों दिशाओं पे जाएगी, ये सभी दिशा पे जाती है ना, पूरे चारों दिशा में जाती है। कैसे समझना है, जैसे कि एक कोई तालाब होता है, आप तालाब में अगर कोई पत्थर डालते हो तो यहाँ से वेव निकलती है, तरंगे, तो क्या वो एक ही दिशा में आता है, क्या वो सभी दिशा में जाता है कहीं ना कहीं, तो वही वेव क्या होती है इस भूकंप पे होती है। और ये वेव तरंगे क्या होती है, जो मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक सतह, ठोस द्रव सभी को पार कर दे, वो कहलाती है पी तरंगे। और जो तरंगे केवल आंतरिक सतह पे बहती है ठोस में, वो कहलाती है आपका एस तरंगे। और जो तरंगे आपका सतह पे आती है, सरफेस पे जो बहती है, वो कहलाती है एल तरंगे। तो कितने प्रकार की तरंगे हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंगे। याद रखेंगे, जो तीनों पे चली जाए वो प्राइमरी, और जो केवल आंतरिक में बहे वो एस, और जो सरफेस पे आई वो एल। जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फोकस, या बोले जाते हैं क्या, केंद्र। और जब सरफेस पे जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर, या हिंदी बोलते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी जो गति है या जो स्पीड है या हानिकारक है, उसको मापने के लिए क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। जैसे कि आप इसमें सुने होंगे दो चीजें, एक आप सुनते हो मर्केली स्केल और एक आप सुनते हो रिक्टर स्केल, रिक्टर। और सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्टर का, जो 0 से कितना होता है 9 और ये 0 से कितना होता है 12। तो रिक्टर स्केल किसको मापन में है, भूकंप के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सी, आप सुनते हैं ना 0.6 में 7 पे क्या है, भूकंप की तीव्रता है, उसकी गति मतलब स्पीड। किस रूप में है ये, तरंग के रूप में है ना, तरंग के रूप में है, तो इसका क्या मापन जाएगा, उसकी तीव्रता मापी जाएगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये भूकंप उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, केंद्र। जब ये सरफेस पे पहुंच गई तब ये अधिकेंद्र कहलाती। अब देखो कैसे ये तरंग के रूप में चारों दिशाओं पे बह रही होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए रख दिया हूँ, आप इसको एक बार देख लेना कैसे बहती है वहां पे। गति स्पीड यहाँ पे क्या है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.5 और 1.5। अब ये प्राइमरी जब बहेगी तो ऐसा स्पीड से निकल जाएगी इस प्रकार से, और ये थोड़ा सा धीमी होगी ऐसा इस प्रकार से, और ये एकदम धीमी हो जाएगी ऐसा। अब आप देख रहे हो कि अगर स्पीड तेज है तो हानि कम पहुंचाएगी, स्पीड कम है मान लो जाए, देखो मैं तीव्रता नहीं बोल रहा हूँ ना, ध्यान रखना, मैं इसकी स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब ये एल तरंगे सरफेस पे जब आती है, क्योंकि कहाँ बहती है, धरातल पे। लव नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो क्या नाम रखा, लव तरंगे। और सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कौन सी तरंगे है, तो ये एल तरंगे। लव भी सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो ये भी सबसे ज्यादा क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ऐसा याद करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी में याद रखना है, प्राइमरी ठोस द्रव गैस सब में बहेगी, ये केवल आंतरिक में बहेगी। और ये कहाँ बहेगी, ये धरातल में बहती है। अब धरातल पे तो क्या है, मानव सभ्यता है, घर वर बनाया, वही तो नुकसान है कहीं ना कहीं। तो ये आपको याद कर लेना है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भारत का अगर देखोगे तो ऐसा जो रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, यही क्या है, सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्र है। अभी आप जम्मू कश्मीर देखे होंगे कैसे भूकंप आया था, हिमाचल प्रदेश में आप देखे होंगे जोशीमठ वगैरह वाला हिस्सा, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आती है। क्यों आती है, ये टेक्टोनिक गति हो रही है दोनों पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे वो कारण है।
हो सके मैं आगे चलकर भूकंप पे एक विशेष वीडियो बना दूं, कारण क्या है उससे, किस प्रकार से वहां पे कहाँ कहाँ सर्वाधिक है, जोन कौन कौन से है, आगे बन सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीजी टेट का एग्जाम है, उसमें विश्व भूगोल है कहीं ना कहीं, वहां पे शिक्षक भर्ती में भी है, तो आपको याद करना है विश्व स्तर के नदियां वगैरह। तो ये जो वोल्गा नदी है कहाँ पे है, यूरोप में बहती है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है यूरोप का। मैं इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पे विश्व के प्रमुख नदियों के नाम लिख दिया हूँ, आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। एशिया की बात करें तो आप नाम सुनेंगे, हवांगो, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यांगत्सी। तो एशिया की सबसे लंबी कौन सी नदी है, यांगत्सी है, चीन पे। दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका पे नील नदी, कांगो नदी, नाइजर। नील नदी क्या है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी ध्यान रखेंगे, अफ्रीका का तो है और विश्व का भी है, लगभग 6,500 किलोमीटर बहती है। कांगो नदी को याद करना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तीसरा, उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी नदी है विश्व का, विश्व की बात करो ना, विश्व का। और साथ साथ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का। यूरोप का कौन सी नदी है, ओल्गा, और ऑस्ट्रेलिया का है आपका मर्रे डार्लिंग। तो ये ऐसे ऐसे नाम है वहां पे, ध्यान रखेंगे। तो मैं जितना सर्कल किया हूं उस महाद्वीप का क्या है, सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे आप। जैसे चोटी पढ़ते हो ना, माउंट एवरेस्ट, एकांगुआ, आप पढ़ते हो एटलस वगैरह वहां पे, फिर आप पढ़ते रॉकीज, एंडीज, ये सब है बहुत सारे, तो उसी प्रकार नदी है यहाँ पे। तो इस 7 नदी का दे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सभी को, जो बताया वही चीजें वहां पे है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लेट तथा संगमरमर के उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया है स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण है, पूछा गया है। जब हम चट्टान जब पढ़ते हैं तो चट्टान 3 प्रकार से मुख्य रूप से है। एक चट्टान होता है आग्नेय क्रम की चट्टान, एक होता है आपका अवसादी चट्टान, अवसादी, और तीसरा जो होता है उसका नाम है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है, तप्त पृथ्वी अर्थात लावा के ठंडा होने जो बना होता है आग्नेय, उसके अपर्दन निच्छालन जो बनता है वो अवसादी, और उसके काया में अंतर होता है तब वो कायांतरित, जिससे क्या बनती है, संगमरमर, संगमरमर। जैसे हमारे यहाँ विंध्यन क्रम का चट्टान कायांतरित चट्टान है कहीं ना कहीं वहां पे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका ये सही हो जाता है वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का प्रकार, देखो यहाँ पे नहीं है पूछा गया फिर से, तो आप ऑप्शन है ए बी सी डी। अब भी मैंने बताया चट्टान के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब भी बताया, जस्ट कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे इसका कौन सा होता है वहां पे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है विश्व भूगोल के है खास तौर पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार में एक पर्वत है अरावली पर्वत, आपको मैंने अभी बताया, उस अरावली पर्वत की ऊंची चोटी की बात की जा रही है। तो अरावली पर्वत का विस्तार अगर हम बात करें तो ये है गुजरात से लेकर कहां तक है, ये दिल्ली तक है। और इस अरावली पर्वत में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। और एक पर्वत है माउंट आबू, माउंट आबू, जिसमें क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन मंदिर प्रसिद्ध है वो, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे गुरु शिखर है ऑप्शन में, देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या है, ये डी सही होगा, ठीक है। धूपगढ़ बताया था किसका है, ये सतपुड़ा की ऊंची चोटी है। और शिलांग शिखर मेघालय के पठार का, और पारसनाथ पूर्वी पठार का है, याद रखेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे अरावली का पूछा गया, तो ऑप्शन डी क्या होता है यहाँ पे, ये सही होता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग स्थित है। हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ वाले हिस्से में, एक जवाहर सुरंग और एक अटल सुरंग, ये अटल टनल बोल देते हो आप उसी को। तो आप पढ़ते हो पीर पंजाल पर्वत मध्य हिमालय में, पीर पंजाल पर्वत, और इसी पीर पंजाल पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रा में क्या है, जवाहर सुरंग है, याद रखेंगे जवाहर सुरंग। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कौन सा, ये ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
चुंबी घाटी, चुंबी घाटी का विस्तार भारत में कहाँ पे है? तो हम नॉर्थ ईस्ट पे एक स्टेट पढ़ते हैं सिक्किम, और उसी सिक्किम पे कौन सी घाटी है? ये चुंबी घाटी है, जो चीन के साथ कहीं ना कहीं विवादित होता है एक समय के बाद। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन। अंतिम प्रश्न देखते हैं हमारा आज का, भारत की किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? पूछा गया है भारत की किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है। तो भारत का जो समुद्री तट है, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और नीचे पे कौन सा है? हिंद महासागर। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर पूरे समुद्र से सीमा साझा होती है। तो पहला अगर बात करें, सबसे पहला कौन सा यहाँ पे? ये गुजरात। फिर बात करें अगर ये महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटका, और ये केरला, और यहाँ पे छोटू सा कौन है? गोवा। तो कितने राज्य हो गए यहाँ पे? 5। यहाँ पे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल, 4 राज्य यहाँ पे है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कभी भी कि समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, समुद्री तट, तो आपको बताना है कितने राज्य? 9 राज्य। सर्वाधिक सीमा किनका होता है साझा? तो ये गुजरात का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो ये गोवा का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है लंबी, आंसर क्या होगा आपका? ये गुजरात होगा, ध्यान रखेंगे। तो जितने मैंने प्रश्न कराया है ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सीजी टेट के लिए बस बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हॉस्टल वार्डन, साथ साथ शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है, ये आपको पता होगा जो प्रयोगशाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें भारत का भूगोल है स्पेशल, तो उन सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण होंगे वहां पे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, ऐसी निरंतर आपके लिए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला कंटिन्यू लाते जाएगा वहां पे। तब तक के लिए धन्यवाद।